शादी के बाद का समय एक नवविवाहित जोड़े के लिए बड़ा ही खास होता है। राघव और कनिका का भी ये समय बहुत ही खास था, क्योंकि एक हफ्ते पहले ही उनकी शादी हुई थी और वो दोनों अपने हनीमून की तैयारी कर रहे थे। देखो, मैं जाऊंगी तो सिर्फ कश्मीर जाऊंगी, मुझे मनाली नहीं जाना। अच्छा बाबा, ठीक है, तुम नाराज क्यों होती हो? तुम्हें कश्मीर जाना है तो कश्मीर ले जाऊंगा। वैसे मैंने कश्मीर का ही प्लान बनाया था, वो तो बस मैं तुम्हें ऐसे ही छेड़ रहा था। अगली दोपहर वो दोनों अपनी गाड़ी से कश्मीर के लिए निकल गए। पहाड़ी इलाकों में अंधेरा जरा जल्दी हो जाता है, इसलिए लगभग 6 बजे ही अंधेरा होने लगा था। यहाँ तो कुछ ज्यादा ही जल्दी अंधेरा हो गया। अभी तो कश्मीर पहुँचने में 1 घंटा और लगेगा, तब तक तो यहाँ बिल्कुल सन्नाटा पसर जाएगा। मैंने आपको पहले ही बोला था, अपनी गाड़ी से मत चलो, बस या ट्रेन में चलते हैं, पर आपको मेरी बात सुननी ही नहीं होती। अरे अब दहेज में गाड़ी मिली है तो यूज तो करनी पड़ेगी ना। खैर, शायद 7-8 बजे तक हम पहुंच ही जाएंगे। राघव आराम से गाड़ी चला रहा था, तभी अचानक उसने अपनी गाड़ी रोकी। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी आपने? बहुत जोर से आई है यार, बस अभी आता हूँ, तुम गाड़ी में ही रहना। अरे लेकिन यहाँ कहाँ जाओगे? आसपास कोई जानवर हुआ तो? अरे कुछ नहीं होगा, देखो तो आगे आसपास लोगों के घर भी बने हुए हैं। राघव दरवाजा खोलकर गाड़ी के बाहर झाड़ियों की तरफ चला गया। वहाँ पर कई सारी झोपड़ियां बनी हुई थी, शायद कोई कबीला वहाँ पर रहता था। अरे यार, यहाँ पर तो बहुत सारी झोपड़ी बनी हुई है। अगर यहाँ पर हल्का हुआ और इनमें से किसी ने देख लिया तो 4 गालियां सुनाएंगे मुझे। अरे वाह, वो रहा पेड़, वहीं जाकर करता हूँ। राघव पीछे की तरफ जाता है जहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ था, लेकिन पेड़ के नीचे कुछ अजीब सा पूजा का सामान बिखरा हुआ था और एक दीपक जल रहा था। अब ये सब क्या है यार? किसने दिया जलाया हुआ है यहाँ? छोड़ो, मुझे क्या, मैं तो कर रहा हूँ। समझदार हो तो चले जाओ यहाँ से, वरना अगर उसे बुरा लग गया तो वो कभी पीछा नहीं छोड़ेगी तुम्हारा। अच्छा, कौन है? जरा मुझे भी तो दिखाओ ना पुजारी जी। आप गांव वालों को तो हर जगह ही अंधविश्वास फैलाने की आदत हो गई है। पेड़ के नीचे कुछ उल्टा सीधा सामान रख दो और एक दिया जला दो और फिर लोगों को डराओ। मेरा काम तुम्हें सचेत करना था, अब बाकी आगे तुम्हारी मर्जी। मगर एक बार फिर सोच लो, अगर वो पीछे आ गया तो तुम बच नहीं पाओगे। बाबा ने बड़े ही अजीब तरीके से राघव को देखा और वहां से आगे की तरफ बढ़ गए। कहते हैं कि अक्सर ऐसे पेड़ों पर कुछ शक्तियों का वास होता है और वो बाबा राघव को इसीलिए सचेत कर रहे थे। लेकिन राघव ने उसकी बात नहीं मानी और पेड़ के स्थान को अस्वच्छ कर दिया। वो वहां से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगा। तभी पीछे से उसके कानों में एक आवाज पड़ी, राघव। अपना नाम सुनकर बिना कुछ सोचे समझे राघव ने पीछे मुड़कर देख लिया, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। राघव को थोड़ा अजीब लगा और वो वहां से वापस मुड़ गया। तब उसे ऐसा लगा कि एक तेज हवा का झोंका पीछे से आया और उसके शरीर के आर पार हो गया। वो थोड़ा घबरा गया और तेज कदमों से चलता हुआ जल्दी से अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया। कनिका उसे देखकर हैरान रह गई, क्योंकि उसका चेहरा पूरे पसीने से भीग चुका था। अरे ये क्या हुआ आपको? आपका तो पूरा चेहरा पसीने से भीग गया। यहाँ पर तो इतनी ठंडी हवा चल रही है, फिर भी इतना पसीना। कहीं कोई भूत तो नहीं देख लिया? ओह शट अप यार। राघव ने गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन वो पूरे रास्ते चुपचाप रहा। लगभग 1 घंटे के बाद वो कश्मीर पहुंच गए। राघव ने पहले ही होटल की ऑनलाइन बुकिंग कर ली थी। उन्होंने अपने रूम में चेक इन किया और रूम में आते ही राघव नहाने के लिए चला गया। वो वॉश बेसिन के आईने के सामने अपना चेहरा धोते हुए खुद को देख रहा था। तभी उसे लगा कि कोई है जो बार बार पीछे से झांक रहा है। राघव ने पीछे पलटकर देखा तो उसे लगा कि बाथरूम की खिड़की से अभी अभी कोई साया बाहर की तरफ भागा। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने अपने दोनों हाथ वॉश बेसिन पर टिकाए और जोर जोर से सांसें लेने लगा। यार, उस बाबा ने मेरे दिमाग में पता नहीं कैसा डर डाल दिया। अकेले नहाने में भी डर लग रहा है। अपने दिमाग को जरा सेंटर में लेकर आ राघव। तेरे जैसा लड़का ऐसी बातों से कैसे डर सकता है?
राघव ने अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश की। उसने गीजर चलाकर शावर ऑन किया और गर्म पानी में नहाते हुए गाना गुनगुनाने लगा। आज मौसम बड़ा बेईमान है, आज मौसम। राघव ने आंखें बंद की हुई थी कि तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। राघव को लगा कि शायद उसके कंधे पर कोई कीड़ा गिर गया है, तो उसने अपने हाथ से अपने कंधे को झटका, मगर तभी उसके हाथ को किसी ने जोर से पकड़ लिया और उसकी उंगलियों की हड्डियों को बुरी तरह से मरोड़ दिया। राघव जोर से चिल्लाया। उसकी चीख सुनकर कनिका जल्दी से बाथरूम की तरफ दौड़ी। राघव, राघव क्या हुआ? इज एवरीथिंग ऑल राइट? राघव, राघव। कनिका जोर जोर से दरवाजा खटखटाती हुई बार बार राघव से यही पूछ रही थी, लेकिन राघव अंदर से कोई जवाब नहीं दे रहा था। वो कुछ देर तक लगातार दरवाजा खटखटाती रही। कुछ देर तक राघव ने दरवाजा खोला, लेकिन अब उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मैं कितनी देर से चिल्ला चिल्ला कर पूछ रही हूँ क्या हो गया, और आप हो कि कोई जवाब ही नहीं दे रहे। पता भी है कितनी डर गई थी मैं। अब बताओ भी क्यों चिल्ला रहे थे? राघव ने बड़े ही अजीब तरीके से कनिका की तरफ देखा, लेकिन इस बार भी उसने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। कनिका को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि राघव उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। कनिका को भूख लगी थी, इसलिए उसने कहा, अगर अभी बात नहीं करनी तो मत करो, लेकिन मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। मैं तो खाना ऑर्डर कर रही हूँ। तुम क्या खाओगे? चिकन मंगा लो। क्या? चिकन? और तुम? आज तक कभी नॉनवेज को छुआ तक नहीं, और तुम चिकन खाने की बात कर रहे हो? अरे बताओ ना क्या खाना है। कनिका ने बार बार राघव से पूछा, लेकिन अब राघव कुछ नहीं बोला, तो कनिका ने अपने मन से ही दोनों के लिए खाना ऑर्डर कर दिया। कनिका खाना खा रही थी, लेकिन राघव खाने को हाथ भी नहीं लगा रहा था। तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? पिछले 6 घंटे से हमने कुछ नहीं खाया है, और तुम्हें तो हर 2 घंटे में भूख लग जाती है, और तुम्हें अब भूख ही नहीं लग रही। और तुम ये इतनी देर से इधर उधर क्या देख रहे हो? तब से तुम ही से बात कर रही हूँ। उसने राघव के कंधे पर हाथ रखकर उसे सहलाया, लेकिन राघव तो बस कमरे के फर्श की तरफ देखे ही जा रहा था। फर्श पर बहुत देर से एक कॉकरोच घूम रहा था। राघव बिस्तर से फर्श की तरफ झपटा और उस कॉकरोच को उठाकर जिंदा निकल गया। उसकी इस हरकत को देखकर कनिका बुरी तरह डर गई और जोर से चिल्लाई, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। तुम एक जिंदा कॉकरोच को कैसे खा सकते हो राघव? कनिका राघव के पास दौड़ी, लेकिन राघव उसे देखकर इतने भयानक तरीके से मुस्कुराया कि कनिका ने डरकर अपने कदम पीछे ले लिए। देखो राघव, अगर तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो ना, तो मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। राघव कुछ नहीं बोला और बस बड़े ही अजीब तरीके से कनिका को देखता रहा। कनिका को लगा कि शायद राघव उसके साथ कोई भद्दा मजाक कर रहा है, इसलिए वो उससे गुस्सा होकर सोने के लिए चली गई। अगर तुम्हें मेरे साथ यही सब भद्दे मजाक करने हैं ना, तो मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। सारा का सारा मूड खराब कर दिया मेरा। मैं सो रही हूँ, और प्लीज अब मुझे डिस्टर्ब मत करना। कनिका कंबल में खुद को भींचकर लेट गई। कुछ देर बाद उसकी आंख लग गई। तभी रात के लगभग 2 बजे उसके कानों में कुछ अजीब सी आवाज पड़ी, जैसे तो कोई किसी चीज को लगातार कुरेद रहा हो। लगातार आ रही उस आवाज से कनिका की नींद टूट गई। अरे यार, ये आवाज कहाँ से आ रही है? किसे इतनी रात को भी चैन नहीं है, ढंग से सोने भी नहीं देते। राघव, जाकर देखो ना, ये आवाज कहाँ से आ रही है? कनिका आधी नींद में थी, इसलिए बार बार राघव का नाम बड़बड़ाए जा रही थी, लेकिन जब उसे कई देर तक भी कोई जवाब नहीं मिला तो उसने पीछे की तरफ मुड़कर देखा, लेकिन वहां पर तो राघव था ही नहीं। ये देखकर अचानक कनिका घबरा गई, क्योंकि बाथरूम का दरवाजा भी बाहर से बंद था। बाथरूम का दरवाजा भी बाहर से बंद है, तो फिर ये कहाँ चले गए? कनिका ने जल्दी से अपने टेबल लैंप की लाइट ऑन की। कमरे में हल्की सी रोशनी हुई तो सामने का नजारा देखकर कनिका के होश उड़ गए, क्योंकि राघव सामने की दीवार को अपने नाखूनों से कुरेद रहा था। उसके नाखूनों से अब खून निकलने लगा था। पूरी दीवारें भी उसके खून से सन चुकी थी।
लेकिन उसके बावजूद भी वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसकी हालत देखकर कनिका अब समझ चुकी थी कि उसके साथ जरूर कुछ न कुछ हुआ है। वो दौड़ती हुई उसके पास गई और उसे खींचने लगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या राघव? आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे पूरे हाथ खून से भर चुके हैं। तुम्हें क्या डर नहीं हो रहा? राघव ने कनिका की तरफ गुस्से में देखा और उसका हाथ छिटक दिया। वो फिर से दीवार को उसी तरह कुरेदने लगा। उसकी उंगलियों का मांस भी अब फट चुका था, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मैं क्या करूं? कनिका को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब ऐसी परिस्थितियों में इंसान को कुछ समझ नहीं आता तो बस उसे एक ही सहारा दिखाई देता है, और वो है ईश्वर का। कनिका ने जल्दी से अपने फोन में हनुमान चालीसा प्ले की, और जैसे ही हनुमान चालीसा के शब्द राघव के कानों में पड़े तो वो धीरे धीरे बिल्कुल शांत हो गया और अपने बिस्तर के ऊपर जाकर बैठ गया। उसने अपना सर पकड़ा और जोर जोर से हाँफने लगा। कनिका जल्दी से उसके पास गई और उसकी उंगलियों पर अपना दुपट्टा फाड़कर पट्टी बांध दी। कनिका ने राघव को पीने के लिए एक गिलास पानी दिया। राघव की आंखें थकान और नींद से भरी हुई थी। कनिका ने उसके सर पर हाथ फेरा और कुछ ही देर में राघव गहरी नींद में सो गया। उसने हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद किया और थोड़ी देर बाद उसकी भी आंख लग गई। सुबह जब सूरज की किरणें कमरे के अंदर पड़ी तो कनिका की आंख खुली, मगर राघव कमरे में नहीं था। उसने राघव को हर जगह देखा, लेकिन उसे राघव कहीं नहीं मिला। इसीलिए वो राघव के बारे में पूछने के लिए नीचे रिसेप्शन पर चली गई। मेरे हस्बैंड कहीं बाहर गए हैं क्या? ना तो वो मेरी कॉल रिसीव कर रहे हैं और ना मुझे कुछ बता कर गए हैं। हाँ मैम, आपके हस्बैंड बाहर तो गए थे, लेकिन शायद बहुत जल्दबाजी में थे और परेशान भी लग रहे थे। क्या मैं तब की सीसीटीवी फुटेज देख सकती हूँ? जी मैम। रिसेप्शनिस्ट ने कनिका को 1 घंटे पहले की सीसीटीवी फुटेज दिखाई तो राघव बड़ा ही बेचैन दिखाई दे रहा था और बड़ी ही हड़बड़ाहट में वो होटल से बाहर निकल गया। वो सीसीटीवी फुटेज देखकर कनिका बहुत बेचैन हो गई। उसने थोड़ी देर और राघव का इंतजार किया, लेकिन जब राघव अभी भी नहीं आया तो वो लोगों से उसके बारे में रास्ते में पूछताछ करने लगी, लेकिन उसे राघव के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। आखिर राघव कहाँ जा सकता है? कल जब राघव बाथरूम जाने के लिए गाड़ी से उतरा था और जब वो वापस गाड़ी में आकर बैठा, वो तब से ही परेशान है। ओ ना हो, ये सब वहीं से शुरू हुआ है। कहीं राघव वहीं तो नहीं? कनिका ने जल्दी से टैक्सी बुक की। भैया प्लीज टैक्सी जल्दी चलाइए, चाहे तो पैसे डबल ले लेना, लेकिन मुझे आधे घंटे के अंदर उस जगह पर पहुंचा दो। आप चिंता मत करो मैडम, मैं जल्दी आपको वहां पहुंचा दूंगा। टैक्सी वाला फुल स्पीड में टैक्सी चला रहा था। उसने कुछ देर में कनिका को उस जगह पर पहुंचा दिया। कनिका सीधी झाड़ियों की तरफ दौड़ी जहां कल रात को राघव गया था, मगर उसे राघव वहां कहीं भी नजर नहीं आया। तभी उसे वहां एक बहुत तेज आवाज सुनाई दी, जैसे तो कोई जमीन पर जोर जोर से कुछ पटक रहा हो। उस आवाज को सुनती हुई वो थोड़ी आगे गई तो उसने देखा कि आगे एक बहुत बड़ा पेड़ है और उसी पेड़ के नीचे राघव जोर जोर से अपना सर पटक रहा है। राघव की ऐसी हालत देखकर वो डर गई और जल्दी से उसके पास दौड़ी। राघव जोर जोर से पेड़ की मंडेर पर अपना सर पटक रहा था। उसके सर से लगातार खून बहे जा रहा था। ये आप क्या कह रहे हैं? प्लीज ऐसा मत कीजिए, आपको कुछ हो जाएगा। कनिका ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसके काबू में नहीं आ रहा था। तभी कनिका के कानों में मंदिर की घंटी की आवाज पड़ी। उसने बाईं तरफ देखा तो एक आगे छोटा सा मंदिर था। वो जल्दी से मंदिर की तरफ दौड़ी तो देखा कि मंदिर में एक बहुत बूढ़े बाबा बैठे हैं। वो रोती हुई उनके पास पहुंची। वो उन्हें कुछ कहती उससे पहले ही उनका शिष्य वहां पर आ गया। बाबा अपनी साधना कर रहे हैं, आप उन्हें कुछ मत कहिए। देखिए, मुझे इस वक्त उनकी मदद की बहुत जरूरत है। मेरे पति बहुत बड़ी मुसीबत में है। अगर बाबा मेरे साथ नहीं चले तो पता नहीं मेरे पति के साथ क्या अनर्थ हो जाएगा। लेकिन मैं उनकी साधना भंग नहीं कर सकता। आप अपने पति के लिए मंदिर का प्रसाद ले जाइए।
इससे पहले कि कनिका कुछ बोलती, बाबा ने खुद ही अपनी आंखें खोल दी। कहो बेटी, क्या हुआ है तुम्हारे पति को? बाबा के पूछने पर कनिका उन्हें सारी बात बताती है तो बाबा को कल की रात की याद आ जाती है, क्योंकि वो वही बाबा थे जिन्होंने राघव को पेड़ को अस्वच्छ करने से मना किया था। मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ कि तुम क्या कह रही हो बेटी। मैंने तुम्हारे पति को चेतावनी दी थी और मुझे तो लगा था कि वो चला जाएगा, लेकिन उसने मेरे मना करने के बावजूद उसके स्थान को गंदा किया, उसका अपमान किया। अब मैं उसके प्रकोप से तुम्हारे पति को नहीं बचा सकता। ऐसा मत कहिए बाबा, मैं आपके पास बहुत आस लेकर आई हूँ। आप उस पेड़ के बारे में सब कुछ जानते हैं, बस आप ही हैं जो उन्हें बचा सकते हैं। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता बेटी। वो पेड़ ब्रह्म राक्षस का स्थान है और मैं ब्रह्म राक्षस को शांत नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ बाबा कि मेरे पति से बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, उन्हें बचा लीजिए। अगर आज उन्हें कुछ हो गया तो मैं भी अपना सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगी। कनिका का रोता चेहरा और ये बातें सुनकर बाबा का दिल पसीज गया। वो अपनी सारी पूजा सामग्री लेकर अपने शिष्य के साथ वहां पहुंचे तो राघव अभी भी अपने सर को जोर जोर से पेड़ की मंडेर पर पटक रहा था। उसे देखकर लग रहा था कि अब उसके शरीर में ज्यादा जान नहीं बची है, किसी भी वक्त वो अपने प्राण त्याग देगा। तभी बाबा ने वहां पर अपना आसन जमाया और जमीन में हल्का सा गड्ढा करके वहां एक लकड़ी को गाड़ दिया। उसके इर्द गिर्द उन्होंने सिंदूर से एक गोल घेरा बना लिया और चारों दिशाओं में एक एक दीपक जलाकर बैठ गए। उन्होंने अपने झोले से एक मिठाई निकाली और उसका भोग घेरे के बीचों बीच चढ़ा दिया। तभी अचानक वहां जोर से हवाएं चलने लगी। बाबा ने तेज तेज आवाज में कुछ मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। तभी राघव और ज्यादा आक्रामक हो गया और उसने बाबा द्वारा बनाया वो घेरा भी मिटा दिया। पंडित, तुझे लगता है तेरे इस यज्ञ से तू इससे मुझसे बचा लेगा? ब्रह्म राक्षस हूं मैं। इसने मेरे स्थान का अपमान किया है। इसे मैं किसी भी हाल में जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाबा ने उसके सामने मंत्रों का उच्चारण जारी रखा, लेकिन उसके ऊपर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। ब्रह्म राक्षस स्वयं एक ब्राह्मण होता है जिसने जिंदगी भर भगवान की भक्ति की हो, लेकिन अपने कुछ नीच कृत्यों के कारण उसे ब्राह्मण होते हुए भी राक्षस की योनि में भोगनी पड़े। भगवान की इतनी भक्ति करने वाला ब्राह्मण जो ब्रह्म राक्षस बन चुका हो, उसे किसी भी मंत्र से काबू नहीं किया जा सकता। ये बात बाबा भी जानते थे, लेकिन फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, मगर वो और अधिक आक्रामक होता जा रहा था। राघव फिर से वहां अपना सर पटकने लगा था। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसकी हालत देखकर कनिका की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। तभी बाबा ने एक दीपक उठाया और पेड़ के नीचे रखकर उसे प्रज्वलित कर दिया। तभी अचानक राघव बिल्कुल शांत हो गया। मैं जानता हूं कि तुझे काबू नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस भगवान की तूने अपने जीवन में भक्ति की है, उसके वचन में मैं तुझे बांधता हूं कि तुझे इसे छोड़ना पड़ेगा। मैं जानता हूं इसने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन तू बड़ा बनकर इसे माफ कर दे। तुझे अपने इस भगवान की सौगंध है, उसके वचन में तुझे बंधना होगा। इतना कहकर बाबा कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हुए पेड़ पर एक काले रंग का धागा बांध देते हैं और उसके ऊपर मिठाई का भोग चढ़ाकर ब्रह्म राक्षस को वचन के जरिए वहां बांध देते हैं। और उसी वक्त ब्रह्म राक्षस को ना चाहते हुए भी राघव को छोड़ना पड़ता है। राघव निढाल होकर वहीं गिर पड़ता है। कुछ दिन तक अस्पताल में एडमिट रहने के बाद उसकी हालत में कुछ सुधार आता है। राघव खुशकिस्मत था जो बच गए, लेकिन अक्सर हम अपने जीवन में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनका भुगतान हमें हमारी जान देकर ही चुकाना पड़ता है। नितिन, गौतम, सिद्धार्थ, प्रियंका और अनामिका एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते थे। अक्सर हर वीकेंड पर वो सब साथ में कहीं आसपास घूमने जाया करते थे, लेकिन इस बार वीकेंड पर उन्होंने गोवा जाने का प्लान बनाया। उनके लोकेशन से गोवा लगभग 4 घंटे की ड्राइव पर था। उन्होंने शाम को अपनी गाड़ी निकाली और गोवा जाने के लिए निकल पड़े, लेकिन रास्ते में ही तेज बारिश शुरू हो गई। तुम लोगों ने होटल तो बुक कर लिया ना? वरना पता है ना गोवा में इस टाइम पर रूम मिलना कितना मुश्किल है। ऊपर से ये बारिश, जल्दी पहुंच जाए तो अच्छा है, वरना अगर बारिश में गाड़ी बंद पड़ गई तो इतनी रात में यहाँ पर कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। हाँ, टेंशन मत ले, मैंने पहले ही सब ऑनलाइन बुक कर लिया है और वो भी बिल्कुल बीच के किनारे। बस 15 मिनट में हम पहुंच जाएंगे।
रात के लगभग 10:30 बजे तक वो गोवा पहुंच गए। आसमान में तेज बिजली कड़क रही थी और जमीन पर गिरती बारिश की बूंदों की वो आवाज रात के सन्नाटे में बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। उन्होंने होटल में चेक इन किया। वैसे मेरा मन तो अभी बारिश में भीगने का कर रहा है। देखो, एंजॉय करने आया है तो चलो ना बाहर चलकर एंजॉय करते हैं। इस बारिश में तुम ही लोग एंजॉय करो, मैं और अनामिका तो सोने जा रहे हैं। नहीं सर, यहाँ पर अंधेरा होने के बाद ज्यादा देर बाहर रहना ठीक नहीं है। आप लोग अब कल सुबह होने के बाद ही होटल से बाहर जाना। क्या मतलब, रात को यहाँ कोई लुटेरे घूमते हैं क्या? नहीं, लेकिन आत्माएं ही जरूर भटकती हैं। रात को कोई भी इस बीच पर नहीं आता। आप भी मत जाना। एक बार जो रात को बाहर चला जाता है वो फिर कभी वापस नहीं आता। व्हाट? अच्छा ठीक है, चलो अपने रूम्स में चलते हैं। इन लोगों को तो हर किसी को ये आत्माओं की कहानी सुनानी होती है। कहानी नहीं है साहब, सच बता रहा हूँ। अपनी जान की सलामती चाहते हो तो रात को यहाँ से बाहर मत निकलना, वरना जो होगा उसके जिम्मेदार आप खुद ही होंगे। उन लोगों को रिसेप्शनिस्ट की बातें कुछ अजीब लगी, इसलिए वो अपने रूम्स में आ गए। प्रियंका और अनामिका ने अपना अलग अलग रूम बुक किया था और तीनों लड़के अलग रूम में सोए हुए थे। बिजली अब जोर जोर से कड़कड़ाने लगी थी। तेज बारिश और बिजली की आवाज से गौतम की नींद टूट गई। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद भी उसे नींद नहीं आ रही थी तो वो कमरे की खिड़की के पास जाकर सोफे पर बैठ गया। तभी उसने देखा कि नीचे समुद्र के किनारे लाल साड़ी में एक खूबसूरत लड़की खड़ी है। जैसे ही बिजली कड़क रही थी तो बिजली की रोशनी में उसका शरीर मानो दूध की सफेदी की तरह चमक रहा था। उसके काले घने बाल और खूबसूरत चेहरे ने मानो गौतम को उसके पास जाने के लिए उत्तेजित कर दिया। कितनी खूबसूरत लड़की है यार, और वो भी इतनी रात को अकेली बीच पर। इतना अच्छा मौका मिला है, क्यों ना चलकर बात को आगे बढ़ाऊं। वैसे भी इतनी खूबसूरत लड़की बार बार कहाँ मिलती है। गौतम मानो उसके रूप का कायल हो गया। वो रिसेप्शनिस्ट की कही हुई सारी बातें भूल गया। उसने बारिश की भी परवाह नहीं की और वो होटल के गेट से बाहर की तरफ निकल गए। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि एक पल में ही वो पूरी तरह भीग चुका था, लेकिन अभी भी वो लड़की समुद्र के किनारे ही खड़ी थी। गौतम जल्दी से उसके पास गए। वैसे बारिश बहुत तेज हो रही है, लेकिन इतनी तेज बारिश में आप अकेली इस बीच पर क्या कर रही हैं? इस तरह बारिश में भीगोगी तो बीमार हो जाओगी। मैं सामने के होटल में ही रुका हूँ, आपके लिए भी एक रूम बुक कर देता हूँ। उस लड़की ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और बड़े ही अजीब तरीके से मुस्कुराई, जैसे तो वो खुद ही गौतम के साथ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाना चाहती हो। तभी जोर से बिजली कड़की और कमरे में सो रहे नितिन की भी नींद टूट गई। वो पानी पीने के लिए उठा तो उसका ध्यान खिड़की से नीचे की तरफ गया तो उसने देखा कि गौतम किसी लड़की के साथ समुद्र किनारे खड़ा हुआ। वाह भाई गौतम, मजे तो तेरे ही हैं, सब फायदे अकेले अकेले लेना चाहता है। नितिन अजीब तरीके से मुस्कुराया और वो भी नीचे की तरफ चला गया। तभी उसने देखा कि गौतम उस लड़की के साथ उसके पीछे पीछे जा रहा है। अच्छा, लगता है बात कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई है, मगर कोई बात नहीं। बात अगर तेरी आगे बढ़ी है तो मैं भी आगे बढ़ाऊंगा, तुझे अकेले तो जाने नहीं दूंगा बेटा। नितिन छिपते छिपते उनके पीछे चल रहा था। वो लड़की गौतम को एक झोपड़ी की तरफ लेकर गई। वहाँ एक बिस्तर लगा हुआ था और खाना बनाने का थोड़ा बहुत सामान था। नितिन झोपड़ी की खिड़की से अंदर की तरफ झांक कर देख रहा था। उस लड़की ने किचन की दराज से दारू की एक बोतल निकाली और 2 ड्रिंक बनाए। उसने एक ग्लास गौतम को दिया और दूसरे ग्लास को अपने होठों से लगाकर गट गट करके एक ही घूंट में ग्लास को खाली कर दिया। उसकी मदहोश आंखें अब गौतम को ही देख रही थी। गौतम ने भी जल्दी से घूंट घूंट करके ग्लास को खाली कर दिया। वो लड़की की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ तो अचानक उसका भीगा हुआ कोमल शरीर मानो जैसे गलने लगा और उसके पूरे शरीर पर कटे हुए निशान बन गए। गौतम ने जैसे ही उसके चेहरे की तरफ देखा वो पूरी तरह बदल चुका था। उसका जो चेहरा थोड़ी देर पहले खूबसूरत चांद की तरह दिखाई दे रहा था, अब किसी भयानक डायन के जैसा दिखाई दे रहा था। ये देखकर गौतम के होश उड़ गए। वो उसे धक्का देकर वहां से भागने लगा, लेकिन तभी उसने पीछे से गौतम पर हमला कर दिया और अपने पैने नाखून उसके शरीर में गाड़ दिए। गौतम कुछ देर तक बुरी तरह चिल्लाया। उसकी चीखों की आवाज और अंदर का नजारा देखकर बाहर खिड़की के पास खड़े नितिन की तो मानो सांसें अटक गई। वो इस हद तक डर गया कि उसके कदम वहीं जम गए। लेकिन तभी उस डायन ने गौतम के मांस को नोच डाला और उसे किसी जानवर की तरह चबा चबा कर खाने लगी। नितिन में थोड़ी हिम्मत आई और वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागकर होटल की तरफ जाने लगा। तभी उसे भागते भागते पीछे से एक आवाज सुनाई दी। अरे सुनिए तो, मैं यहाँ पर रास्ता भटक गई हूँ, क्या आप मुझे मेरी मंजिल तक पहुँचने में मेरी मदद कर सकते हैं? नितिन पहले ही डरा हुआ था, लेकिन उसे लगा कि सच में किसी को उसकी मदद की जरूरत है, इसलिए वो रुका और पीछे मुड़ा। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि उसके सामने वही भयानक चेहरे वाली डायन खड़ी हुई थी, जिसके मुंह से अभी भी गौतम का ताजा खून टपक रहा था। देखो, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे जाने दो, मैं मरना नहीं चाहता। मरना तो कोई भी नहीं चाहता, लेकिन अब तुमने अपनी मौत को खुद बुलाया है तो तुम्हें मरना तो पड़ेगा ना। नहीं नहीं,
नितिन हिम्मत करके वहां से फुल स्पीड में भागा। थोड़ी देर बाद उसने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं थी। भागते भागते वो होटल के गेट तक पहुंचा। होटल के गेट को पकड़कर वो हाँफने लगा, तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो पीछे वही डायन भयानक तरह से मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। मैंने तुझे बचने का मौका दिया था, लेकिन तूने पीछे मुड़कर क्यों देखा? अब तो तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। नहीं नहीं, प्लीज नहीं। इससे पहले कि नितिन और कुछ बोल पाता, उसे घसीटते हुए समुद्र की तरफ लेकर गई और गौतम की तरह ही नितिन के शरीर के मांस को भी नोच नोच कर फाड़ डाला और ठीक उसी तरह उसके शरीर के टुकड़ों को भी चबा चबा कर खाने लगी और उसके शरीर को घसीटती हुई एक अजीब सी हंसी के साथ वहां से भाग गई। अगली सुबह जब सबकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि अभी भी कल की तरह ही तेज बारिश आई हुई है और समुद्र किनारे लोगों की भीड़ लगी हुई है। अरे, यहाँ पर लोगों की इतनी भीड़ क्यों इकट्ठा हुई है? और नितिन और गौतम कहाँ हैं? पता नहीं, मुझे तो सुबह से दोनों दिखाई नहीं दिए। लगता है नीचे ही गए होंगे। चलो हम भी चलते हैं। वो लोग जैसे ही बाहर भीड़ की तरफ गए तो वहाँ का नजारा देखकर उनकी रूह कांप गई। वहाँ गौतम और नितिन का मृत शरीर पड़ा हुआ था, जिनके मांस को इतनी बुरी तरह से नोचा गया था कि उनके शरीर के भीतर की हड्डियां तक भी साफ दिखाई दे रही थी और अनगिनत कीड़े उनके शरीर पर मंडरा रहे थे। ओह माय गॉड, ये तो नितिन और गौतम है, लेकिन इनके साथ ऐसा किसने किया? इतनी बुरी तरह से किसने मार डाला इन्हें? मैंने तो आप लोगों को मना किया था कि रात को होटल से बाहर मत निकलना, लेकिन अक्सर लोग किसी की बात सुनते नहीं हैं और फिर उनके साथ जो होता है उसके जिम्मेदार वो खुद होते हैं। इतनी बारिश में इनका अंतिम संस्कार नहीं हो पाएगा और ये बारिश अभी रुकेगी भी नहीं। इन्हें दफना दीजिए या अपने साथ ले जाइए और मेरी मानो तो आज यहाँ से चले जाओ। अब आपका यहाँ रुकना ठीक नहीं है। नितिन और गौतम की हालत देखकर और रिसेप्शनिस्ट की बातें सुनकर अब उन तीनों का डर से बुरा हाल हो चुका था। इसलिए उन्होंने एम्बुलेंस बुक करके नितिन और गौतम की डेड बॉडी को उनके घर के लिए रवाना कर दिया और खुद भी अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल पड़े। बारिश की वजह से रास्ता बहुत खराब हो चुका था, लेकिन फिर भी उन्हें आज के आज ही अपने घर पहुंचना था। वो अभी गोवा से थोड़ी दूर निकले ही थे कि बाहर बारिश में भीगती एक खूबसूरत लड़की ने सिद्धार्थ को गाड़ी रोकने का इशारा किया और उसकी खूबसूरती देखकर सिद्धार्थ की आंखों में चमक आ गई। उसने गाड़ी को रोका और शीशा नीचे किया। मैं यहाँ पर रास्ता भटक गई हूँ, क्या आप मुझे मेरी मंजिल तक पहुँचने में मेरी मदद कर सकते हैं? लेकिन आपको जाना कहाँ है? A1 शांति रिजॉर्ट्स। उस लड़की ने जैसे ही ये बात बोली तो सिद्धार्थ के पसीने छूट गए। वो उसे देखकर भयानक तरह से मुस्कुराई और देखते ही देखते उसका चेहरा बिल्कुल भयानक हो गया। उसे देखकर प्रियंका और अनामिका के भी होश उड़ चुके थे। सिद्धार्थ जल्दी से गाड़ी का शीशा चढ़ाने लगा, लेकिन उससे पहले ही उसने सिद्धार्थ के बालों को पकड़कर झटके से उसे खींचा और गाड़ी का शीशा तोड़ते हुए उसे बाहर घसीटती हुई ले गई। उसका पूरा चेहरा खून से लथपथ हो चुका था। मुझे नहीं लगता कि अब हम सिद्धार्थ को भी बचा पाएंगे। हम दोनों को यहाँ से निकलना होगा। मैं गाड़ी स्टार्ट करती हूँ। हाँ प्लीज करो, मैं इन लोगों की तरह मरना नहीं चाहती। प्रियंका जल्दी से आगे वाली सीट पर जाकर बैठी और उसने गाड़ी स्टार्ट की। तभी उनके कानों में सिद्धार्थ की तेज चीख सुनाई पड़ी। प्लीज जाने दो मुझे, गलती हो गई थी हमसे। कोई बात नहीं, गलती की है तो गलती की सजा तो मिलेगी ना। मैंने भी बहुत मिन्नतें की थी तुमसे और तुम्हारे उन दोस्तों से, लेकिन तुम में से किसी ने भी मेरी मदद नहीं की थी। अगर तुमने मेरी मदद की होती तो मैं भी आज जिंदा होती। अरे इतनी रात को कौन आ गया यार? मैं देखता हूँ। सिद्धार्थ जैसे ही जाकर दरवाजा खोलता है तो सामने एक लड़की खड़ी हुई थी जिसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। कौन हो तुम? प्लीज आप लोग मेरी हेल्प कर दीजिए। वो दोनों लड़के मेरे पीछे पड़े हैं, प्लीज मुझे बचा लीजिए। कौन है यार? देखो तुम्हारा मैटर है, तुम अपने आप सुलझाओ और कोई दिक्कत है तो पुलिस को फोन करो ना। हमें क्यों परेशान कर रही हो? जाओ यहाँ से। प्लीज ऐसा मत बोलिए, मेरे पास मेरा फोन भी नहीं है, मैं पुलिस को कांटेक्ट नहीं कर सकती। प्लीज आप पुलिस को कांटेक्ट कर दीजिए। नहीं, हम किसी के मैटर में नहीं फंसना चाहते, जो करना है खुद करो। वो लड़की उनसे मदद की भीख मांगती रही, लेकिन उन्होंने उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। तभी वो लड़के उसे ढूंढते ढूंढते वहां पर पहुंच गए। वो उन दो लड़कों से खुद को बचाने के लिए छत की तरफ भागी। वो लड़के उसके ऊपर झपटे और उसी हाथापाई में रिसोर्ट की छत से गिरकर उसकी मौत हो गई। अगले दिन जब पुलिस वहां छानबीन करने आई तो उन तीनों ने अपना बयान भी झूठा दिया। थोड़ी चालू टाइप लड़की थी सर। जब हाथापाई हुई तो हम भी वहां पहुंच गए थे। एक रात के पैसे मांग रही थी। जब इन लोगों ने पैसा देने से इनकार कर दिया तो कूदने की धमकी देने लगी और उसी बीच पैर फिसलने से उसकी मौत हो गई। सिद्धार्थ के बयान से गुनहगार लड़के छूट गए थे, इसलिए उस लड़की की मौत के जितने जिम्मेदार वो दो लड़के थे, उतने ही जिम्मेदार नितिन, सिद्धार्थ और गौतम भी थे। अगर उस दिन वो तीनों उस लड़की की मदद करते तो शायद वो आज जिंदा होती। इसीलिए अपनी मौत के बाद उसी दिन से वो उनके वहां आने का इंतजार कर रही थी, या शायद उसी ने उन्हें वहां पर बुलाया था, क्योंकि ना तो अब ऑनलाइन बुकिंग्स में उनका वो होटल शो हो रहा था और ना ही अब उस होटल की जगह पर वहां कोई बिल्डिंग खड़ी थी। अगर वहां कुछ था तो बस गोवा का शांत समंदर और समंदर की लहरों में गिरती पानी की रिमझिम बूंदें।